और ख़ासतौर से अगर बात की जाए आज से सुबह की, अगर बात की जाए क्या कुछ खास चल रहा है। सहकारिता क्षेत्र में आज देश में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना। उत्तर प्रदेश के कासगंज में श्रद्धालु से भरी गाड़ी तालाब में गिरी, 7 बच्चे समेत 15 की मौत, कई लोग घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख, घायलों के मुफ्त इलाज का निर्देश। संदेश खाली के दौरे पर आज फिर निकली एनएचआरसी की टीम, पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करके स्थिति का लेगी जायजा। आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख अब भी फरार। असम सरकार ने निरस्त किया मुस्लिम विवाह और तलाक कानून, राज्य में अब विशेष विवाह अधिनियम के तहत होगी शादी और तलाक। और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की आज बड़ी बैठक, सभी राज्यों से बुलाए गए चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए समारोह में प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्र से जुड़ी कई और बड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा संचालित सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को बेहद अहम पहल माना जा रहा है। पीएम ने 500 अन्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में गोदाम और कृषि भंडारण से जुड़ी सुविधा निर्माण का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने देश भर में 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का भी शुभारंभ किया। यह पहला केंद्र सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन के अनुरूप है। इससे न केवल इन समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सहकारिता की शक्ति को सराहा। पीएम ने विकसित भारत के निर्माण में इसे बेहद अहम पहल बताया। पीएम ने कृषि और अन्य क्षेत्रों में सहकारिता से मिली सफलता का जिक्र किया। किसानों के लिए कृषि उपज भंडारण सुविधाओं के महत्व का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पीएम ने कहा कि अब इस क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी योजना शुरू होने से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर, जब उनको ठीक लगे कि हाँ अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए कृषि व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण भी उतना ही जरूरी है। पीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र में नई सुविधाओं के साथ ही पैक्स जैसी सहकारी संस्थाओं को सशक्त किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि, इसके लिए मैं आप सभी की भूमिका, सहकारी संस्थाओं की भूमिका का महत्व बहुत ज्यादा है, इस बात को समझता हूं। इसलिए आप सभी से मेरी अपेक्षा भी कुछ ज्यादा है। और आखिरकार अपेक्षा तो उन्हीं से होती है जो करते हैं। जो नहीं करते उनसे अपेक्षा कौन करेगा?
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप जितना ज्यादा और जितना ज्यादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। पीएम ने कहा कि गुजरात में सहकारिता क्षेत्र ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। प्रधानमंत्री ने सहकारिता के क्षेत्र में नई तकनीक के अधिक प्रयोग पर भी बल दिया। गुजरात में हमने देखा है कि जब दूध का पैसा सीधा बहनों के खातों में जाना शुरू हुआ तो उसका एक सार्थक सामाजिक परिवर्तन आया। अब तो हमारी सहकारी समितियां, हमारे पैक्स कंप्यूटराइज हो चुके हैं। इसलिए अब यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जो भी काम हो, जो भी पेमेंट्स हो, वो डिजिटली हो। विशेष रूप से कोऑपरेटिव बैंक्स को डिजिटल टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के कासगंज से एक दुखद खबर आई। दरअसल जहां पटियाली दरियागंज मार्ग पर बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीण और पुलिसकर्मी राहत और बचाव कार्य में जुट गए। जानकारी के मुताबिक मृतकों में ट्रॉली में सवार 7 बच्चे और 8 महिला श्रद्धालु शामिल हैं। कई गंभीर घायल श्रद्धालुओं का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है और कुछ को रेफर भी किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। कासगंज का ये पूरा मामला है, जहां जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो अनियंत्रित होकर एक तालाब में जा पलटी, जिस वजह से इसमें जो लोग बैठे थे, जो श्रद्धालु जो कि आज गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, उनमें से करीब माना जा रहा 15 लोगों की जो मृत्यु है वो अभी तक उसकी पुष्टि हो चुकी है और कई ऐसे लोग हैं जिनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि जनपद कासगंज में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत हृदयविदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी घायलों के समुचित निःशुल्क उपचार हेतु निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां संदेशखाली मामले पर ममता बनर्जी सरकार लगातार घिरती जा रही है। वहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज संदेशखाली के लिए रवाना हुई है। एनएचआरसी की टीम ने कल भी संदेशखाली का दौरा किया था। संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसे लेकर लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी नेता पर जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं के साथ यौन शोषण का यह आरोप लगाया है, जिसे लेकर लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने शाहजहां शेख को चौथा सम्मन भेजा है और 29 फरवरी को कोलकाता स्थित अपने दफ्तर बुलाया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी की एक बैठक भाजपा मुख्यालय पर बुलाई है। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी को खासतौर पर बुलाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में बैठक अभी चल रही है। सूत्रों के अनुसार सभी राज्य चुनाव प्रभारियों को सरकारी अभियानों और योजनाओं पर एक रिपोर्ट लाने के लिए भी कहा गया है। बीजेपी ने इस बार चुनाव में 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि एनडीए के लिए 400 पार सीट का मंत्र पीएम मोदी ने दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार हर जगह ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी इस बार भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी और केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी।
और बात असम की, जहां राज्य सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को निरस्त कर दिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। राज्य में अब सभी शादियां और तलाक विशेष विवाह अधिनियम के तहत किए जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में भी एक अहम कदम है, जिसमें 21 साल की कम उम्र के पुरुषों और 18 साल से कम उम्र की महिलाओं की शादी होती है। वहीं कैबिनेट मंत्री जयंत मलबरुआ ने इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के विवाह और तलाक को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार की होगी। निरस्त हो चुके कानून के तहत कार्यरत 94 मुस्लिम रजिस्ट्रारों को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें एक मुश्त 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। हल्के वाहनों की बिक्री में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। S&P ग्लोबल मोबिलिटी के अनुसार वर्ष 2019 के कोरोना महामारी से पहले की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में भारत में हल्के वाहनों की बिक्री में 35% की वृद्धि देखी गई है। वहीं अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य वैश्विक बाजार अब भी पीछे हैं और वैश्विक महामारी से पहले वाले स्तर पर बने हुए हैं। इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगले दशक में भारत वैश्विक वाहन की वृद्धि प्रदर्शन को आगे बढ़ाएगा, जहां जापान, जर्मनी और अमेरिका में वर्ष 2035 तक नए वाहनों की बिक्री में कमी आएगी, तो वहीं भारत वर्ष 2035 तक 82 लाख के स्तर तक पहुंच जाएगा। S&P ग्लोबल मोबिलिटी का कहना है कि परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर हल्के वाहन बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर वर्ष 2035 में 8% की हो जाएगी। भारत का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटलीकृत देश है। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत के डिजिटल इंडिया का सपना भी साकार हो रहा है। भारत में डिजिटलीकरण की स्थिति ब्रिटेन, जर्मनी और जापान सहित कुछ विकसित देशों की तुलना में बेहतर है। वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की जमकर सराहना की जा रही है। हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक रे डालियो ने कहा कि वर्तमान में भारत आर्थिक क्षेत्र में सबसे अच्छी स्थिति में है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। रे डालियो ने कहा कि दुनिया की किसी भी बड़ी या विकसित अर्थव्यवस्था में भारत सबसे तेज गति से विकास की तरफ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यहाँ का मध्यम वर्ग आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के स्तर और बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार हो रहा है और यह सब पूंजी निर्माण के संयोजन से हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दशकों तक अमेरिका के प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था में आ रहे बदलावों का लाभ उठाने के लिए भारत बेहतरीन स्थिति में है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहतरीन मित्र बताया है। टोनी एबॉट ने पीएम मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। भारत को मजबूत लोकतंत्र बताते हुए एबॉट ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुत मजबूत संबंध हैं। ये संबंध समय के साथ और मजबूत होते जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आने वाले कई वर्षों तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करके हमें खुशी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले आखिरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और गोवा साथ ही चंडीगढ़ में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में 7 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने बताया कि गुजरात में कांग्रेस 24 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 2 लोकसभा सीट भरूच और भावनगर पर लड़ेगी। हरियाणा में 1 सीट कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जबकि चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा की 2 सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन की घोषणा के साथ ही नाराजगी की खबरें भी आने लगीं। पहली प्रतिक्रिया गुजरात के भरूच सीट को लेकर कांग्रेस से आई। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दिए जाने पर निराशा जताई है, तो वहीं दिल्ली में हुए इस गठबंधन पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई।
दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन से दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को निराशा हुई है। चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की निराशा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। तो इनका चरित्र अब समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल द्वारका में एक सार्वजनिक समारोह में लगभग 980 करोड़ रुपए से लागत से बनी द्वारिका के ओखा से बेट द्वारिका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करेंगे। सुदर्शन सेतु को विशिष्ट डिजाइन से बनाया गया है। दोनों तरफ बनाए गए फुटपाथ को श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक और भगवान कृष्ण की तस्वीरों से सजाया गया है। इसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे 1 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये पुल परिवहन को आसान बनाएगा और इससे द्वारका और बेट द्वारका के बीच यात्रा करने वाले भक्तों के समय की बचत में भी सहायता मिलेगी। ये प्रतिष्ठित पुल देवभूमि द्वारका के प्रमुख पर्यटन आकर्षण के रूप में भी काम करेगा। सुदर्शन सेतु का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। प्रधानमंत्री द्वारका पहुंच रहे हैं और कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। और इसके साथ ही ये सुदर्शन जो सेतु है उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो सिग्नेचर ब्रिज है वो भारत का सबसे लंबा सिग्नेचर ब्रिज है, और सबसे लंबा इस लिहाज से क्योंकि 900 मीटर का हिस्सा जो केबल है उस पर ब्रिज का टिका हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पहले जो लोग भेट द्वारका आते थे ओखा से, तो उनको समुद्र के रास्ते ही आना पड़ता था, नाव से वो यहाँ पर पहुँचते थे, और मौसम की खराबी के कारण उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे क्योंकि जब मौसम खराब होता था तो नाव नहीं चलती थी। इसके साथ साथ ही जो भेट द्वारका में जो लोग रहते थे उन्हें भी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मेडिकल अगर उनको कोई सुविधा की ज़रूरत होती थी तो मौसम अगर ख़राब है उस समय उनको मेडिकल की सुविधा नहीं मिल पाती थी। इसी वजह से प्रधानमंत्री से यहाँ के लोगों ने ये मांग की थी कि एक ब्रिज बनना चाहिए जो ओखा से भेट द्वारका को जोड़े। अब ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया। ब्रिज की खासियत ये है कि अगर आप देखें तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये ब्रिज है, और इसके साथ साथ ही ब्रिज के दोनों तरफ सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि जो लाइट यहाँ से जनरेट होगी उस लाइट को ब्रिज पर लाइट दी जा सके, और इसके अलावा ब्रिज के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो लाइट है उसकी सप्लाई की जा सके। तो इस लिहाज से इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अत्याधुनिक बनाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु, करीब 65 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो भेट द्वारका दर्शन करने, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते थे, उनको अब किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, भेट द्वारका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात के द्वारका यात्रा को लेकर यहाँ के लोग बहुत उत्साहित हैं। लोगों का मानना है कि आज द्वारका पूरी तरह बदल गई है। लोगों की सुविधाओं का प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान रखा है। द्वारकावासी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगली बार भी प्रधानमंत्री बने ताकि विकास के काम ऐसे ही करते रहें। अभी लाइटिंग, डेकोरेशन, फाउंटेन शो और भी कई मानो कभी द्वारका कॉरिडोर जब बनेगा तभी इससे भी अच्छा लगेगा, ऐसा हमारी सोच है। बेट द्वारका पूरा समुद्र से घिरा हुआ प्रदेश है। उसके साथ साथ होटल डेवलपमेंट और व्यापारियों की भी रोजगार बहुत खुलने का स्कोप दिखाई दे रहा है। द्वारका भी दुल्हन की तरह सजी हुई है यहाँ पर आज, और हमको ये भी मालूम हुआ है कि ब्रिज बन रहा है भेट द्वारका जाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात आ रहे हैं, द्वारका आ रहे हैं, तो द्वारका जो है वो दुल्हन की तरह सजी है। और क्यों ना हो, हमारे सबके प्रिय नेता आ रहे हैं। एक नया पुल जो है
वो बन के रेडी है और बहुत बढ़िया नजारा है, लाइटिंग से सजाया गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। वो लाइट एंड साउंड शो देख के भी हमें बहुत बहुत खुशी और आनंद महसूस हो रहा है। पीएम साहब का हम तहे दिल से यहाँ स्वागत करने के लिए अभी उत्सुक है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।